ये कहानी भरतपुर गांव के शेट्टी परिवार की कहानी है, जिसमें हरिवंश शेट्टी अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ रहता है। हरिवंश पेशे से इंजीनियर है और अपनी तीनों बेटियों को बहुत पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता है। गांव के सभी लोग हरिवंश को बेटियों की पढ़ाई के बजाय उनकी शादियों के लिए पैसे जोड़ने की सलाह देते हैं, मगर हरिवंश शेट्टी अपनी मर्जी का मालिक है। वो किसी की नहीं सुनता सिवाय अपने। एक दिन अपने ऑफिस जाते हुए हरिवंश को रास्ते में उर्मिला चाची मिलती हैं। बेटा, मैंने तुम्हें मना किया था ना बेटियों को इतना पढ़ाने से, मगर मैंने सुना है तू उन्हें विदेश भेजने की तैयारी कर रहा है। हाँ चाची, आजकल के बच्चे पढ़े लिखे होते हैं और सब अपने पैरों पर खड़े होते हैं। मैं भी अपनी बेटियों को बहुत पढ़ाना लिखाना चाहता हूँ। एक बार अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, उसके बाद शादी की सोचेंगे। मगर बेटा, उनकी शादी। ओफो चाची, अभी वो तीनों बहुत छोटी हैं। तुम उनकी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। इतना कहकर हरिवंश अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके ऑफिस पहुंचते ही उसे खबर मिलती है कि गांव में भूकंप आया है और सब बर्बाद हो गया है। हरिवंश वापस घर पहुंचता है और देखता है कि उसका पूरा गांव बर्बाद हो गया है। अरे ये सब क्या हो गया? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अब कैसे सब हो पाएगा? मेरी बेटियां कैसे विदेश जाएंगी और आगे की पढ़ाई करेंगी? अजी, नुकसान तो पूरे गांव का हुआ है, मगर भगवान की कृपा है कि हम में से किसी को कुछ नहीं हुआ। सभी लोग जल्दी से जल्दी गांव को खाली कर दो। सरकार ने कहा है यहाँ अभी और बड़े भूकंप आने वाले हैं। देखते ही देखते पूरा गांव नदी पार करने के लिए इकट्ठा हो जाता है। सभी नदी के किनारे खड़े जिट्टी का इंतजार करते हैं। वहीं हरिवंश शेट्टी का परिवार भी अपने नंबर का इंतजार करता है। हरिवंश किसी सोच में डूबा है, तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। हरिवंश पलट कर देखता है तो वो डर जाता है। खून से लथपथ एक आदमी उससे कहता है, बहुत लंबा इंतजार करवाया है तूने, आखिरकार तू हमारी पकड़ में आ ही गया। हरिवंश उस आदमी को देखकर डर जाता है। वो आसपास देखता है, सभी लोग नॉर्मल हैं। ऐसा लगता है जैसे हरिवंश के अलावा किसी और को वो आदमी नजर ही नहीं आ रहा। कौन हो तुम और मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? आत्मा कुछ कहती कि तभी हरिवंश की सबसे छोटी बेटी उससे कहती है, पापा, हम कब से यहाँ इंतजार कर रहे हैं। सबका नंबर आ रहा है, मगर हमारा बोट में नंबर ही नहीं आ रहा। अब तो मुझे बहुत जोर से भूख भी लग रही है। क्या दिन देखने पड़ रहे हैं ना इंजीनियर। जब अपनों के साथ कुछ बुरा होता है ना, तो हमें कहीं चैन नहीं मिलता। सही कहा ना मैंने? मगर तुम हो कौन और मुझसे क्या चाहते हो? तभी हरिवंश की नजर नदी के बीचों बीच चल रही नाव पर पड़ती है, जहां से बहुत चीखों की आवाजें आ रही हैं। नाव नदी के बीच हिचकोले खाने लगती है। तभी हरिवंश की नजर नदी में कुछ आत्माओं पर पड़ती है, जो जेट्टी से कुछ लोगों को पानी में गिराने की कोशिश कर रहे हैं। जो आदमी नदी में गिरता जाता है, वो आत्माएं एक एक करके उनका गला मरोड़ती, तो कोई आत्मा किसी का खून पीती है। इतना भयानक मंजर देखकर हरिवंश मन में सोचता है, शायद इन आत्माओं को आदमियों से प्रॉब्लम है, इसीलिए ये सिर्फ आदमियों को मार रही हैं। अगर मैं मेरे परिवार के साथ गया तो ये मेरे साथ साथ उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकती हैं, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना सोचते हुए हरिवंश वहां से उल्टा गांव की तरफ भागना शुरू करता है और उसके परिवार वाले उसे वापस आने को कहते हैं। अरे, वहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? गांव में खतरा है, लौट आइए। हाँ पापा, वापस आ जाइए ना प्लीज। वहाँ मत जाइए ना पापा, वापस आ जाइए ना। मगर हरिवंश किसी की नहीं सुनता और गांव के अंदर भाग जाता है।
वो जैसे ही गांव में जाता है वो देखता है वहां कोई नहीं है। एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। हरिवंश अपने उजड़े हुए गांव को चारों तरफ से देखता है। तभी उसे एक आत्मा उसकी ओर दौड़ती हुई नजर आती है। हरिवंश अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। भागते भागते थक जाने के बाद हरिवंश एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग के बाहर बैठ जाता है। वहां भी उसे सब उजड़ा हुआ दिखता है। तभी दो छोटे बच्चों की आत्मा हरिवंश के पास आती है और उससे कहती है, अंकल, हम तो मासूम से बच्चे थे ना, आपने हमें क्यों मार दिया? अब आपका नंबर है। मैं इन बच्चों को क्यों मारूंगा भला? मैं खुद बेटियों का बाप हूँ। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? वहाँ मेरा परिवार भी अकेला है। मुझे लगता है इन सबको कोई गलतफहमी हो रही है। हरिवंश ऐसा मन में सोच रहा होता है कि तभी एक भयानक औरत की आत्मा वहां आ जाती है और हरिवंश से कहती है, जब अपने परिवार से इतना प्यार करते हो तो दूसरों के बारे में कभी क्यों नहीं सोचते? अब तुम मरोगे और बहुत बुरी मौत मरोगे। हरिवंश ये सब देखता है और फिर इधर उधर भागने लगता है। वो भागते भागते वापस नदी